हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ योजना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं गणित विषय की पाठ योजना संख्या 7 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 7, विषय है गणित, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है आयत का परिमाप, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को गणित के ज्ञान द्वारा व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र आयत से संबंधित तथ्यों को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र आयत के परिमाप का सूत्र बता पाने में सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र आयत से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशल हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक एवं सभी कक्षा उपयोगी सामग्री, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। और इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, एक निश्चित लंबाई वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रेखाखंड, ठीक है। इस रेखाखंड शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं,
रेखाखंड से किस प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, आयत की चारों भुजाओं की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आयत का परिमाप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम आयत का परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आयत, रेक्टेंगल, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, आयत, और इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, आयत कहलाता है। आयत एक द्विविमीय आकृति होती है यानी कि 2D शेप। ठीक है। जिसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उदाहरण में देखिए, जैसे कि देखिए चार्ट पेपर, दरवाजा, कॉपी आदि। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे ब्लैक बोर्ड वर्क कर भी बच्चों को समझाएंगे। ठीक है। और आयत का इस तरह चित्र बनाएंगे और लिखेंगे AB = CD, AD = BC। ठीक है। और लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D यानी कि चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है। यानी कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर 360 डिग्री। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं 360 डिग्री। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, आयत के आकार के कुछ उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पुस्तक, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आयत का परिमाप, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आयत के परिमाप का सूत्र, और आयत के परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे देखिए लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर A, आयत की चौड़ाई बराबर B, तो आयत का परिमाप बराबर A जोड़ B जोड़ A जोड़ B बराबर क्या हो जाएगा? 2A जोड़ 2B। ठीक है। अतः आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 × A + B। ठीक है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। और यदि हमें परिमाप दिया हो, चौड़ाई दिया हो और लंबाई दिया ना हो तो लंबाई का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखिए, लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 घटाव चौड़ाई। ठीक है। और यदि चौड़ाई निकालने दिया हो तो चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 घटाव लंबाई। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है।
उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श प्रश्न, और इसमें छात्र अध्यापक बच्चों के लिए एक प्रश्न देंगे, जो कि इस प्रश्न को छात्र अध्यापक खुद ही सॉल्व करेंगे और बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न देंगे, यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 और 5 सेंटीमीटर हो तो परिमाप बताइए। तो इसमें देखिए छात्र अध्यापक सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए बोला है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र है। तो लिखेंगे 2 गुना लंबाई के जगह पर 10 लिखेंगे और चौड़ाई के जगह पर 5 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुना 10 जोड़ 5। तो इसमें देखिए बोडमास के रूल के हिसाब से पहले जोड़ेंगे, तो 2 को ऐसे ही रखेंगे, 2 गुना 10 जोड़ 5 15 हो जाएगा। तो 2 गुना 15 बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर जो लिखा जाता है उसे श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखकर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अभ्यास प्रश्न, और छात्र अध्यापक एक प्रश्न स्वयं ही सॉल्व करने के बाद छात्रों के लिए भी एक प्रश्न देंगे, जो कि छात्र खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छात्र के लिए प्रश्न देंगे, यदि किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप कितना होगा। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर इस प्रश्न का हल लिखेंगे। दिया है लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप निकालने के लिए बोला है। तो आयत का परिमाप सूत्र से आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और लंबाई के जगह पर 7 लिखेंगे, चौड़ाई के जगह पर 5 लिखेंगे। ठीक है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो लिखेंगे 2 गुना 7 जोड़ 5। तो बोडमास के रूल के हिसाब से पहले जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 12, और 2 को वैसे ही रखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर भी छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर जो लिखे उसे श्यामपट कार्य पर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति और मूल्यांकन के प्रश्न में थोड़ा सा अंतर होता है। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है, जो कि बच्चों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चों में ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं, या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे आयत किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न करेंगे आयत की परिमाप की परिभाषा बताइए, और तीसरा प्रश्न करेंगे आयत की परिमाप का सूत्र लिखें। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं, या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, यदि किसी आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई निकालें। दूसरा प्रश्न करते हैं, एक आयताकार बाग 400 मीटर लंबा तथा 300 मीटर चौड़ा है, तो बाग का परिमाप ज्ञात करो। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर अभ्यास करने का मौका मिले, और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे, या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, एक आयताकार खेल का मैदान का परिमाप 2000 मीटर है तथा 500 मीटर चौड़ा है, तो खेल का मैदान का लंबाई ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।